रिलीज कर दी है रिगार्डिंग ये जो इंडिया के साथ बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से। इतना बड़ा ह्यूमिलिएशन चाइना का किसी ने दुनिया में नहीं कर पाया जो मोदी ये जी तो ने बात है, इतना बड़ा ह्यूमिलिएशन आज तक चाइना का कोई नहीं कर पाया है कि वियतनाम में हुआ था, इतना कि नहीं हुआ था, इससे कम हुआ था। उससे कहा वहां तो पिट के भाग गए थे ना, यहाँ तो सर रोज बिलक रहे, तरस रहे, पिट रहे। I can confirm that there will be a bilateral meeting held between Prime Minister Modi and President Xi Jinping tomorrow, 23rd of October, on the sidelines of the BRICS summit. और इस समिट में the very good chances के शी जिनपिंग जो रशिया के प्रीमियर है और नरेंद्र मोदी के बीच में एक मुलाकात होगी, आइदर ए बायलैटरल और ऑन द साइडलाइंस। और ये जो अग्रीमेंट हुआ है बॉर्डर पे, दैट हैज क्लियर्ड द वे। अगर एक ट्राइलैटरल समिट हो जिसमें प्रेसिडेंट पुतिन, मोदी एंड शी जिनपिंग हो, ये सुनने में आ रहा है कि ये एक समिट होने वाली है। अगर तुम्हें चाइना के परिप्रेक्ष्य में एक रिलायबल पार्टनर चाहिए तो तुम्हें वो इज्जत देनी पड़ेगी और वैसे बात करनी पड़ेगी। अगर तुम्हारा बरकत हुसैन ओबामा बैकएंड में ये सोचता है कि मैं दिल्ली के गलियारों को हिला दूंगा, बेटा ये पाकिस्तानी है, बात समझ ले, और यहाँ जितना तेरा मुल्ला दिमाग है वो वहां रख। डेमचौक और डेप्सांग दो ऐसे पॉइंट थे जिन पर चीन अड़ा हुआ था कि यहाँ से पीछे नहीं हटेंगे। और मामला कुल क्या था? मामला ये था 2020 में कि भारत और चीन की जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वहाँ एक बीच की जगह है जहाँ दोनों सेनाएं पेट्रोलिंग के लिए जाती हैं। पेट्रोलिंग के लिए वहाँ तक आती हैं, फिर लौट जाती हैं। पेट्रोलिंग का केवल उद्देश्य ये होता है ये देखना कि दूसरे पक्ष ने कहीं कब्जा तो नहीं कर लिया, आगे तो नहीं बढ़ाया है, जहाँ थे वहीं है कि नहीं। चीन ने वो पेट्रोलिंग का रास्ता, पेट्रोलिंग के जो पॉइंट थे उनको ब्लॉक कर दिया था, जिसको लेकर भारत में विपक्ष ने बड़ा हल्ला हंगामा मचाया था। ये दूसरा मौका है चीन के इतिहास में, 1947 के बाद की बात कर रहा हूँ, उसके पहले की नहीं, जब भारत ने चीन को झुकाया है और मोदी सरकार ने दूसरी बार झुकाया। 10 साल में दूसरी बार चीन को झुकने पर मजबूर किया है। चीन इसके लिए जाना नहीं जाता, चीन अड़ जाता है, जहां वो पहुंच गया वहां पहुंच गया। मैं बार बार कहता हूं, सभी लोग कहते हैं चीन की जो पॉलिसी है सलामी स्लाइसिंग की, कि वो धीरे धीरे एक एक वो 4 कदम आगे बढ़ जाता है, फिर बातचीत होती है, समझौता होता है तो 2 कदम पीछे हट जाता है, लेकिन 2 कदम पर जो आगे आ गया है वो उस पर कब्जा कर लेता है। ये पहली बार हुआ कि चीन ऐसा नहीं कर पाया। देखिए, ब्रिक्स की यूटिलिटी तो है, और आपने देखा है ना कि मोदी साहब को पुतिन साहब बहुत पसंद करते हैं, और अगर आप किसी को बहुत पसंद करते हैं तो आपके दिमाग में रहता है। आप ब्रिक्स के इन्वेस्टर समिट को होस्ट कर रहे हो और आपके पास ब्रिक्स के कई नेशन हैं। आप शी जिनपिंग को कोट कर सकते थे, ठीक है ना, आप ब्राजील के उनको कोट कर सकते थे, आपने इंडिया के मोदी जी को कोट किया। दैट शोज कि पुतिन साहब के जो कॉन्शियसनेस में मोदी साहब का बहुत इम्पैक्ट है। Then it's a positive impact. He really looks up to him as a world leader, as someone who can be listened to. अब उनको कोट कर देना कि जैसा कि मेरे बेस्ट फ्रेंड मोदी जी ने बताया है कि जो ब्रिक्स है ये नॉन वेस्टर्न अलायंस है, एंटी वेस्टर्न अलायंस नहीं है। यही उन्होंने बोला कि भाई इसमें कोई वेस्टर्न कंट्री नहीं, हालांकि रशिया फ्रॉम विच स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन वेस्ट नहीं है, मुझे समझ में नहीं आता। Russia for me will always remain a west, although physically some part of Russia may be in the east Asia में, लेकिन Russians are western people, they are basically European। किसी का नहीं आया यहाँ तक स्टेटमेंट G20 के अंदर जब पूछा गया कि आपने रशिया के बारे में कुछ नहीं कहा, तो और बाली में तो G20 वालों ने कहा था, तो डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि बाली इज बाली, दिल्ली इज दिल्ली। अब आप अंदाजा लगाकर देखिए ना, तो हमारे लिए रशिया और रशिया के लिए हम कितने गहरे दोस्त हैं। इतने एक्सट्रीम सिचुएशन में सोचकर देखिए कि इंडिया के लिए ये समिट अपनी दोस्ती निभाने का कितना इंपॉर्टेंट रहा होगा कि रशिया से इंडिया। एक टाइम ऐसा था जब बांग्लादेश के अंदर आपकी और हमारी लड़ाई हो रही थी, तो अमेरिका आपके साथ आकर खड़ा हो गया था, उसने अपना पूरी की पूरी फ्लीट भेज दी, ब्रिटिश फ्लीट आ रही है। उस टाइम पर रशिया पूरी दुनिया से इंडिया के लिए लड़ चुका था। उसका बदला यूक्रेन वॉर में दिया हमने, जब पूरी दुनिया रशिया के अगेंस्ट खड़ी हुई है, हमने दोस्ती निभाई, हमने पूरी दुनिया का दबाव सहन करते हुए रशिया का साथ दिया।
और आज दुनिया मानती है कि रशिया अगर जिंदा है तो इंडिया ने जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उसकी वजह से जिंदा है। सोचकर देखिए, रशिया का ऑयल इंडिया परचेज करता, उसे इंडिया में नहीं खर्च करता, कंज्यूम करते हम लोग, वो सारे का सारा ऑयल यूरोप को भेज देते। यानी यूरोप ने जो रशिया से ऑयल ना खरीद के रशिया के ऊपर ऑयल एम्बार्गो लगाया था, प्रॉब्लम क्रिएट करी थी, इंडिया ने वो बचाया। तो ये दोस्ती निभाई थी। तो हमारे लिए रशिया का विजिट इस मामले में इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तान और चीन के दरमियान बॉर्डर का क्लैश है, तो अगर हमारे यहाँ पे कोई रोड का इनिशिएटिव हो तो वो नहीं हो सकता, पाकिस्तान के अंदर हो तो वहां पे हम नहीं जा सकते। तो आखिरकार ये जो हो रहा है हर साल, जिसको लेके बड़ी बड़ी उम्मीदें बांध ली जाती हैं और पता नहीं बड़े बड़े बयान दागे जाते हैं, ये क्या है? अरशद साहब, आपके नजदीक ये हो क्या रहा है? जी, ये बड़ा मेरा ख्याल में आपने बड़ा अहम नुक्ता है। और जब ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो हम सब के ज़हनों में भी यही सवाल था, बल्कि पाकिस्तान का सारा मीडिया भी इसी उलझन में था कि ये क्या हो रहा है। दो अपोजिट चीज़ें हैं, एक दूसरे के साथ बोलते नहीं है, मिलते नहीं है, बल्कि ये लोग जो थे ये काफ़ी एक तरह से एकोमोडेशन का मुजाहरा कर रहे थे। मेरा ज़ाती ख्याल है हमारी तरफ से ये चाहते थे कि इंडिया जो कि एक गेस्ट कंट्री है वो साइड लाइंस पे भी बात करे, कोई साइड लाइंस की बात करे कि हम अलहदा से बैठ के कुछ और ब्रिक्स का मोटिव ये है कि 2050 तक 2050 तक जितने ममालिक ब्रिक्स के मेंबर हैं वो मिलकर इस दुनिया पे राज करेंगे। वो दुनिया की बुलंद तरीन इकोनॉमीज बनना चाहते हैं। इनका मोटिव है कि इन्होंने सुपर पावर बनना है और ग्रुप की सूरत में बनना है। नेक्स्ट आने वाला जो टाइम है ना, चंद सालों के अंदर अंदर आप ये चीज देखेंगे कि ये कंसेप्ट खत्म हो जाएगा कि कोई एक मुल्क जो है वो दुनिया की सुपर पावर है। अगर इंडिया चीख रहा है पाकिस्तान और रशिया के रिलेशंस को लेकर, तो मुझे ये बताएं कि ब्रिक्स की मीटिंग में इंडिया पहुंचा हुआ है, पाकिस्तान मेंबर छोड़े ऑब्जर्वेशन में नहीं है। हम